हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी खबरें पहुंचा रहा है जिससे आप न सिर्फ इस देश के आज को समझें बल्कि गुजरे हुए वक्त को भी समझें और आगे तक आपके अंदर वो समझ बूझ पैदा हो ताकि भारत को, देश के लोगों को, देशवासियों को अच्छी तरह से हम आप समझ सकें और इनके पीछे जो साजिशें होती रहती हैं ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, वो भी आप समझ सकें। आज एक बहुत ही अहम इशू पर मैं बात कर रहा हूँ। ये भारत में जो माइनॉरिटीज़ आमतौर पर गिनवाई जाती हैं, जो सबसे पहले सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो मुसलमान, उसके बाद क्रिश्चियन, उसके बाद सिख और बौद्ध और दूसरे वो हैं। तो सिखों की तादाद के लिहाज से बहुत कम है, लेकिन बहुत ही मेहनती, चाहे वो किसान हो, चाहे फौजी हो या विदेशों में जाकर के अपने आप को मजबूत कर रहे हों, और उनकी मजहबी जो कनेक्शन है आपस में वो भी बहुत ही मजबूत है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि कोई सिख आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है जो जिंदा रखे हुए है। लेकिन एक बुरा दौर, बुरा बाब, बुरा वाक़या भी गुजरा है इस कम्युनिटी के साथ, और वो है इंदिरा गांधी जी के ज़माने में 5 जून 1984 को। ये ब्लू स्टार ऑपरेशन कहा जाता है उसको, और वो इतना बदतरीन दिन था कि गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है वहाँ फौजी कार्रवाई हुई थी। उसमें क्या क्या हुआ था उस डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन आपको ख़ास तौर पर जिनकी उम्र अभी ज़रा, जो लोग नौजवान हैं वो शायद ज़्यादा उनको जानना ये ज़रूरी है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन क्यों हुआ था। इस वक्त 40 साल हुए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं सरदार दया सिंह जी, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के प्रेसिडेंट हैं और हिंदू और मुसलमान को मिलवाने के लिए पुल के तौर पर काम करने की बात करते हैं और कम्युनिटीज़ के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। सरदार दया सिंह जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया, शुक्रिया। आप ये बताइए कि बहुत ही ये तकलीफ का दिन है जो याद करने का है, ब्लू स्टार ऑपरेशन का। आखिर उसकी क्या वजह थी? देश को क्या कुछ उससे सबक लेना चाहिए? थोड़ी सी डिटेल भी बता दीजिए ताकि नए नस्ल के लोगों को ये समझ में आ जाए कि ब्लू स्टार ऑपरेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आप उसके बारे में बताइए। मेरा ये कहना है कि इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। हाँ। 1919 का जलियांवाला बाग हुआ। 1919 जलियांवाला बाग के बाद 1920 के अंदर बाबा खड़क सिंह की अध्यक्षता में सिख लीग की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू वहाँ आए। मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द, मुझे लगता है कि आज़ादी की वो शिखर थी जहाँ से हमने आज़ादी की लड़ाई का आरंभ किया। मोहम्मद अली जौहर ने जब ये कहा सिख लीग को कि खालसा जी, हमारे बुज़ुर्गों ने हाकिम रहते हो सकता है आप पर ज़्यादतियाँ की हों, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने और अपने भाई की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें। आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, और तभी अंग्रेज़ हुकूमत से निजात पा सकते। मैं समझता हूँ कि यहाँ से शुरुआत हुई आज़ादी की। उससे पहले की पृष्ठभूमि जो भी है 1857, बाकी बातें मैं करना नहीं चाहता। 1925 का एक और समय आया हमारे सामने। 1925 में आरएसएस का संगठन बन रहा है। 1925 में महासभा, हिंदू महासभा बन रही है। 1925 में ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हो रहा है। मेरा ये कहना है कि ये यहाँ से, जहाँ एक तरफ आज़ादी की लड़ाई गांधी और बाबा खड़क सिंह और मोहम्मद अली जौहर और सब लोग आगे आए, यहाँ बीच में एक ये तंत्र जो हमारे सामने आता है। मैं एक बात और भी मानता हूँ कि कांग्रेस जो है वो आज़ादी से पहले हिंदू को रिप्रेजेंट कर रही थी। अगर मुस्लिम को मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट कर रही थी तो सिखों को सिख लीग रिप्रेजेंट कर रही थी। जब इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही थी तो हमारे मन में ये था कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या है। एक बात और का ध्यान रखना चाहिए, 1937 में हिंदू महासभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया, द्विराष्ट्रीय, 2 राष्ट्र के संबंध। 1940 में मुस्लिम लीग ने भी एक प्रस्ताव पास कर दिया कि हमें भी 2 राष्ट्र हैं तो सिख, हिंदू और मुसलमान अलग है। पर सिख जो है वो
उसका पता ही नहीं लगा कि उसके पास राज सत्ता उसके पास ही, अंग्रेज हुकूमत ने उससे राज सत्ता वापस ली, उससे छीनी है राज सत्ता, तो उसका एक हिस्सा था और पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक उनका राज था। उस राज को बिल्कुल एलिनिएट कर दिया गया, उसको पूछा ही नहीं गया। तो सिख जो है वो साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पर रहा हिंदू और मुसलमान के बीच में। 1946 में एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आता है जिसमें मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जिन्ना, मास्टर तारा सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में बात होती है। उसके समय ये होता है कि अब आज़ादी तो मिल जाएगी, पर ये आज़ादी कैसे मिले। एक था कि पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया जाए, एक था पार्टीशन एक्सेप्ट ना किया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना और मास्टर तारा सिंह और अंबेडकर के बीच में ड्राफ्ट तैयार हुआ कि हम पार्टीशन नहीं चाहते, हम सब इकट्ठा रहेंगे। उस पार्टीशन में मास्टर तारा सिंह और जिन्ना ने साइन किए और डॉक्टर अंबेडकर के पास जब वो रेजोल्यूशन गया तो वो ड्राफ्ट जो है कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने उसको कांग्रेस कमेटी के पास भेज दिया। नतीजा ये निकला कि सिख और मुसलमान में आपसी विश्वासघात हुआ। 7 मार्च 1947 से लेकर 13 मार्च 1947 रावलपिंडी और लाहौर के जो दंगे हुए, जो आपसी विवाद हुआ, वो उसका कारण बना। अब ये सारे का सारा जिन्ना के ऊपर थोप देना, सारे का सारा किसी और पर थोप देना, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार थे। मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानता। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अब मैं एक बात और, मास्टर तारा सिंह अल्मोड़ा जेल में 1949 में आ गए क्योंकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ कि सिख जराइम पेशा कौम है, इनको एक जगह पंजाब में इकट्ठा ना होने दिया जाए। नतीजा ये निकला कि जितनी भी गाड़ियां लाहौर और बाकी जगह से आई वो सारी दिल्ली से पहले नहीं रुकी। नतीजा ये हुआ कि इवन जब मास्टर तारा सिंह ने ये बात उठाई तो मास्टर तारा सिंह को अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया। अल्मोड़ा जेल में मास्टर तारा सिंह क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस वेले खालसा पंथ निहायत नाजुक दशा विच लंघ रहा है। मेरा दिल घबराउंदा है कि किस तरह अजे नाजुक समय इस सेवा का फर्ज निभावांगा। ये लेटर जो है वो भाई हीरा सिंह दर्द जो उनके बहुत दोस्त थे, उनके साथ रहे, उनको लिख रहे थे। आगे लिखते हैं, हिंदू जैनियत वाले कांग्रेसियां दा कांग्रेस विच गलबा है ते वो सानू जज़ब कर लेना चाहते ने ते ख़त्म कर देना चाहते ने। ये 2 पंक्तियां अगर मास्टर तारा सिंह के इस विश्वास को, इस बात को देखें तो हमारे सामने ये बात उठकर आ जाती है कि सिचुएशन क्या हुई। अब बारिश साहब जरा दरवाजा बंद करिए, माफ कीजिएगा, 10-15 मिनट लगेंगे। अब ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब जब ये बात उठी तो डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब वो गई बात, बाद में आज़ादी के बाद जब वो मिनिस्टर भी थे, उनके सामने ये बात गई कि ये हालात कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि अब धर्म के नाम पर कोई विशेष दर्जा किसी को नहीं दिया जा सकता, चाहे उन्होंने ये इंश्योर किया गांधी ने। मैं ये बात इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि ये आज की ज़रूरी है। गांधी ने और कांग्रेस ने बार बार इंश्योर किया सिखों को और मुसलमानों को, द कांग्रेस अश्योर्स द सिख that no solution in any future constitution will be acceptable to the Congress that does not give them full satisfaction। यही नहीं बंद हुए, उन्होंने आगे कहा गांधी ने, I ask you to accept my word and resolution of the Congress that it will not betray a single individual, much less community. If it ever thinks of doing so, it would also hasten to its own doom. I pray you to unbosom yourself of all doubts and apprehensions. Let God be the witness of the bound and binds me and the Congress to you. I venture thus and to suggest that the non-violence creed of the Congress is the surest guarantee of good faith। अब यहाँ इसके कारण मुसलमान भी और सिख भी भारत का हिस्सा बने। उन्होंने बिल्कुल वो द्विराष्ट्रीय के सिस्टम को तोड़ा और ख़त्म किया और आपस में इकट्ठे आए। तो मेरा ये कहना था, जब कांग्रेस इस पोजीशन पर खड़ी थी, उसके मुकाबले में जिन्ना ने मास्टर तारा सिंह को ये कहा, जो मास्टर तारा सिंह को कहा, उन्होंने कहा कि यू हैव सीन हिंदूज एज योर को स्लेव्स, व्हेन दे विल बी द मास्टर एंड यू बी द स्लेव, देन यू विल फाइंड द ट्रू नेचर ऑफ द हिंदूज। ना ये जो सारी चीज़ें होने के बाद भी मास्टर तारा सिंह बिल्कुल भारत के साथ और यहाँ का मुसलमान और मौलाना आज़ाद भी भारत के साथ इकट्ठे हो गए। तो ये लगा कि ये सेकुलर कंट्री, ये हमारा देश है, हमें इसमें हक है। नतीजे क्या हुए,
नतीजे यूँ हुए कि जब धर्म के नाम पर जब आप एलिनिएट कर दिया तो उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर बाकी प्रांत बन रहे हैं तो आप भी बना लो। तो यहाँ से एजिटेशन किसने किया? केवल सिखों को करना पड़ा। पंजाब के पंजाबी हिंदू ने तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा लगा दिया, और जो आरएसएस वाले थे वो तो हिंदू हिंदुस्तान का नारा लगा रहे थे। तो सिखों को ये लड़ाई लड़ी। 1966 में जब पंजाबी सूबा के आधार पंजाबी के आधार पर पंजाबी सूबा एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद भी एरिया काट लिया गया। उसके बाद 1965 की लड़ाई हो, 1962 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, सिखों ने आगे आकर अपनी कुर्बानियाँ दी। और 1971 के बाद 1973 में सिखों के सामने एक सवाल आया कि हम ये इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसकी बात आज राहुल कर रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो पंजाब को फेडरलिज्म के तौर पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसको अपना जगह मिलनी चाहिए। तो उन्होंने आनंदपुर साहब के रेजोल्यूशन को सामने रख दिया। आनंदपुर साहब का रेजोल्यूशन 1973 में आया। जब वो आनंदपुर साहब का रेजोल्यूशन आया तो इमीडिएटली उसके ऊपर इसी आरएसएस ने ये लगा दिया कि ये तो खालिस्तान मांगते हैं, जबकि उसमें खालिस्तान की कोई बात नहीं थी। वो तो फेडरल ढांचा था, सब जगह दे रहे, तो वो भी मांग रहे थे। नतीजा ये निकला कि उसके बाद जेपी मूवमेंट आई। जेपी मूवमेंट पूरी की पूरी आरएसएस से कंट्रोल थी। दूसरी बात यह आई कि इंदिरा गांधी भी उस समय सिखों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर थे। उन्होंने जसदार गुरचरण सिंह टोडा को बुलाया। उन्होंने कहा कि आपको हम पंजाब में जो भी आपकी डिमांड है हम देने के लिए तैयार हैं, आप जेपी मूवमेंट की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये आरएसएस डोमिनेटेड मूवमेंट है, आप इससे हट जाएं, मेरा साथ दें। और ज्योति बसु बंगाल के उस समय बुलाया और ज्योति बसु के सामने भी ये प्रस्ताव रखा। ज्योति बसु ये प्रस्ताव मानकर चले गए और उन्होंने 32 साल अनहिंडर्ड बंगाल में राज किया। जबकि टोडा जब बादल के पास गया तो बादल ने कहा कि हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। सवाल यहाँ उठाया कि जब आप जेपी मूवमेंट में गए, आपने शहीदियाँ दी, आपने 500 आदमी रोज़ अकाल तख्त से भेजे, सबसे ज़्यादा शहादतें दी, और उसके बाद जब राज सत्ता आई जनता पार्टी के, और राज सत्ता आपके पास भी, अकालियों के पास भी आई, तो आरएसएस एक नया फार्मूला ढूंढा। तो वहीं अमृतसर में वैसाखी के दिन जो खालसे की सृजना का दिवस है, निरंकारी सम्मेलन 1978 में बना दिया, जहां बादल और अकालियों की गलती हुई। मैं समझता हूं कि अकालियों और बादल को भी ये समझ लेना चाहिए कि ब्लू स्टार ऑपरेशन अचानक नहीं आया, उनकी गलतियों के खमियाजे भी थे। तो बादल ने उसको इजाज़त दे दी। नतीजा हुआ कि 13 आदमी वहाँ निरंकारी और सिख विवाद में मारे गए। वहां से भिंडरांवाला आ गया सामने। अब अकाली दल कुछ नहीं रहा, अब अकाली दल का पोर्शन ही हट गया। जो माइल्ड था, जो लोगों को साथ साथ जो पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, वो तो बीच में हट गई। अब जिनके हाथ में आ गया तो उनके वो वही हाथ में। नतीजा ये हुआ कि 1982 में जल बंटवारे पर कर्पूरी पटियाला के पास एक धर्म युद्ध मोर्चा लग गया। धर्म युद्ध मोर्चे को ख़त्म करने के लिए जो सरकारों की आदत है या जो लोगों की आदत है, उन्होंने चंडीगढ़ के रास्ते लालड़ू में कुछ हिंदुओं को बस में से निकाल के मार दिया। अब सवाल उठा कि उनको मारा किसने? उनको मारने के लिए ये कहा गया कि सिखों ने हिंदुओं को मार दिया। मैं उस समय सिंह सभा शताब्दी कमेटी का सेक्रेटरी था। सरदार हुक्म सिंह जो फॉर्मर गवर्नर और लोकसभा के स्पीकर थे, वो अध्यक्ष थे उसके सिंह सभा शताब्दी कमेटी के। उन्होंने मुझे संत अर्चन सिंह लौंगोवाल जो डिक्टेटर थे अकाली मोर्चा के, उनके पास गुरु नानक निवास अमृतसर भेजा। मैं वहाँ गया तो मैंने उनको कहा कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी सरदार हुक्म सिंह जी चाहते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए ताकि पता लग जाए कि मारने वाले कौन थे, नहीं तो ये सिखों का नाम आएगा और सिख बदनाम होगा। और तो जब मैं संतों के पास गया तो संत जी ने कहा कि इस समय हम इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। तो मैं जब सरदार हुक्म सिंह जी के पास आया तो उन्होंने कहा कि 25-30 हज़ार जाने जाएंगी और सिख जो है इकोनॉमिकली वीक होगा। 1982 का ये घटना है। 1983 में सरदार हुक्म सिंह की डेथ होगी और 1984 में वही हुआ जो सरदार हुक्म सिंह ने 1982 में बताया था। मेरा ये कहना है जो इसके बैकग्राउंड में है, यहाँ अकेली गलती एक नहीं है। ये मैं मान के चलता हूँ कि आरएसएस पूरे तौर पर सिखों को एलिनिएट करना चाहती थी। ये बात, एक और बात भी हमारे सामने आई है और उसमें जो बलदेव प्रकाश है, जो जनसंघ का अध्यक्ष है अमृतसर में, उन्होंने क्या किया कि अमृतसर के मॉडल को स्टेशन पर, उस मॉडल को उन्होंने तोड़ा।
उन्होंने खराब किया। नतीजा ये निकला कि सिखों के मन में हिंदुओं के प्रति एक आधार पैदा हो गया, एक रोष पैदा हो गया, एक गुस्सा पैदा हो गया। और उसमें से जब अकालियों के पास कोई ताकत नहीं रही, अकालियों ने अपनी ताकत छोड़ दी और एक ताकत ऐसे आदमी के पास चली गई जो नॉन पॉलिटिकल था, जिसको पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। नतीजा क्या निकला कि वहाँ से जो हालात हमारे बनते चले गए, उसका नतीजा ये हुआ कि ब्लू स्टार ऑपरेशन की तरफ हम बढ़ गए। और ब्लू स्टार ऑपरेशन के पीछे का भी सच क्या है, इंदिरा गांधी लास्ट मोमेंट तक भी, मुझे वो याद है दिन 27 मई को जब जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि होती है, जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर गुरचरण सिंह टोडा को राष्ट्रपति भवन में ज्ञानी जैल सिंह के समय बुलाया। वहाँ आए इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री एक ऑफर किया सिखों के सामने कि आप इस दरबार साहब को और अकाल तख्त को छोड़ दें, आप अरेस्ट हो जाएं, मैं किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनाऊंगी, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है और मैं मुकदमा नहीं बनाऊंगी, मैं सबको छोड़ दूंगी, तो जो आपकी डिमांड है मैं पूरी करने के लिए तैयार है, इसको छोड़ दिया जाए। 2 जून 1984 को भी इंदिरा गांधी ने एक और बात की ब्लू स्टार ऑपरेशन होने से पहले कि वायलेंस को वायलेंस से ख़त्म नहीं किया जा सकता, मेरे ऊपर प्रेशर है। और अडवाणी की किताब अगर आप देखें तो जो अब बाद में छपी, उसमें अडवाणी ने ये मान लिया कि ब्लू स्टार ऑपरेशन के पीछे का सच हमने 15 दिन लगातार पंजाब में वो हालात पैदा किए ताकि इंदिरा गांधी और उस सरकार को मजबूर होना पड़े कि सिखों के खिलाफ ये इतना बड़ा फैसला लेना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि जो ब्लू स्टार ऑपरेशन के पीछे का सच है, अब आजकल कई आईएएस अफसर जो सेक्रेटरी रहे, जो वहाँ इन्वॉल्व रहे, पुलिस अफसर रहे, सब लोग इस बात पर लगे हैं कि नहीं जी हम तो ठीक ठाक थे, हमने तो कुछ किया नहीं। हमारा ये कहना है कि वो लोग कौन थे जो ये करने वाले थे, जो सिखों को उग्र कर रहे थे, जिन्होंने 1978 करवाया, जिन्होंने निरंकारी हालात पैदा किए, जिन्होंने 1984 तक पहुँचाया। तो मेरा ये कहना है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन के पीछे का ये जो बातें हैं ये हमें समझ लेनी चाहिए। एक बात और मैं कह दूं, मिस्टर अनिकेन्द्र नाथ सेन ने एक बात कही, वो लिखते हैं द सैफरन, जरा ध्यान देना, द सैफरन ब्रदरहुड एंड देयर प्रोटैगनिस्ट कॉल सिख्स एज स्वॉर्ड आर्म ऑफ हिंदूज क्रिएटेड बाय सिख गुरुज फॉर डिफेंस ऑफ हिंदुइज्म। ये भी बात आप कह रहे हैं, येट सडनली बॉडी टर्न्ड अगेंस्ट द आर्म एंड पाकिस्तान फुल्ली एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन। अब यहाँ पाकिस्तान कहाँ आ गया, अब यहाँ ये सिचुएशन कहाँ आ गई, हमने पाकिस्तान को डायरेक्ट इसमें कहाँ इन्वॉल्व कर लिया। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता तो मैं समझता हूँ कि उस समय अगर पाकिस्तान सपोर्ट कर देता तो आज के 1984 ब्लू स्टार ऑपरेशन के हालात क्या बनते। उस समय तो हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान नेबर होते हुए उसने कोई हालात ऐसे पैदा ही नहीं होने दिए, नहीं तो उस समय तो हालात कुछ भी हो सकते थे। तो ये जो बात हमारे सामने आई, एक और बात मैं आपसे कर दूँ, इट वुड बी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट सिख्स टू स्वॉलो सच बिहेवियर। कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि सिख यहाँ तक पहुँचे। एक और सोच बनाई जा रही है, ये कहा जाता है स्यूडो नेशनलिस्टिक रेटोरिक। अब ये जो स्यूडो शब्द आया, जो बाद में मुसलमानों के साथ खास तौर पर से स्यूडो सेकुलरिज्म की बात आ रही है, ये स्यूडो शब्द जो है ये भी उसी समय का है जो उस समय के हालात पैदा किए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नो आई एम पुटिंग वन मोर क्वेश्चन, इट इज ट्रूली सेड दैट accords assigned in haste are regretted at later, but Rajiv Gandhi, our man in desperate haste to user in the 21st century, does not seem to have any time for cool thinking, much less for rewards. Now these are the issues. अब ब्लू स्टार ऑपरेशन के हालात जो आप कह रहे हैं कि ब्लू स्टार ऑपरेशन के हालात क्या हुए, एक और बात बहुत समझने वाली है जिसमें मैं आपके सामने एक बात ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में, द टेररिज्म इज अ सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, नीडेड ओनली पॉलिटिकल सोल्यूशन। अब ये आर्मी का सोल्यूशन कहाँ से आ गया, आर्मी का सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। तो ये जो चीज़ें हमारे सामने आई, तो पूरी फौज को अकाल तख्त पर चढ़ा देना, पूरी फौज को उस लेवल पर, फौज का ये काम थोड़ी है कि अपने ही लोगों को मारेगी। तो सवाल ये उठता है कि उस समय जो आरएसएस का मन था, जो प्रिटेंड कर रहा था आरएसएस,
उनको ये मौका मिला कि सिखों को एलिनिएट कर दिया जाए और सिखों को पूरी तरह एलिनिएट किया। 1984 के ब्लू स्टार ऑपरेशन के पीछे का सच इतना है, हमारा ये कहना है कि हमें ये समझ लेना चाहिए। बल्कि इंदिरा गांधी ने एक जगह कहा, सम मिस गई यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 2 जून 1984 के दिए वक्तव्य में वो जहां वो कह रही है कि वायलेंस को वायलेंस से ख़त्म नहीं किया जा सकता, वहीं वो कहती है कि मैं इस प्रेशर में हूँ, सम मिसगाइडेड हिंदूज, हु वर द मिसगाइडेड हिंदूज। तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए था। हमारा ये कहना है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन के ये 40वां वर्ष 40 वर्ष हो गए। उस देश में क्या मिला, किसको दंड मिला? एक सज्जन कुमार को, एक टाइटलर को, और ये सारे के सारे आरएसएस के प्रोडक्ट थे। ये डायरेक्टली अगर इनके बैकग्राउंड को देखें तो ये संजय गांधी ही सज्जन कुमार को लेकर आया, संजय गांधी ही टाइटलर को लेकर आया, और संजय गांधी का परिवार ही आरएसएस के साथ जुड़ा रहा। संजय गांधी का ही सारा सिस्टम था, ये तुर्कमान गेट लगा लें या बाकी के, उसके पीछे का सच क्या था? संजय गांधी था। तो संजय गांधी जो, अगर एक बात और मैं कह दूँ, बाला साहब देवरस ने जब इमरजेंसी लगी, जब इंदिरा गांधी सिखों के साथ सॉर्ट आउट करना चाहती थी कि वो इमरजेंसी की तरफ ना बढ़ें और मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैं झगड़े जैसे सीपीएम बंगाल के साथ उसने किया, तो उस समय बाला साहब देवरस जो संघ कार्यवाहक थे, उन्होंने आके एक चिट्ठी दी इंदिरा गांधी को और माफ़ीनामा दिया कि हम आपके 20 पॉइंट प्रोग्राम के लिए काम करेंगे, हमें आपको छोड़ दो। तो आरएसएस ने ड्यूल काम कर दिया। एक तरफ वो कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, दूसरी तरफ वो जनता पार्टी जेपी मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। दोनों जगह उनके सामने लड्डू थे और उन्होंने दोनों जगह लड्डुओं को एंजॉय किया। अब ये कहना कि राजीव गांधी का जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी को 2 सीट मिली। बीजेपी को 2 सीट क्यों मिली? बीजेपी को 2 सीट इसलिए मिली कि पूरा हिंदू ऑर्गेनाइज होकर, आरएसएस का पूरा हिंदू ऑर्गेनाइज, जैसे अब हम लोगों ने 1992 और उसके 2002 के बाद देखा है, पूरा हिंदू ऑर्गेनाइज हुआ और पूरा हिंदू पूरे का पूरा कांग्रेस, जिन्होंने पूरी कांग्रेस को हड़प लिया। उसके बाद के अगर आप इतिहास को देखें तो बड़ा अजीब किस्म का इतिहास है 1986 में। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपने काफ़ी डिटेल बताई और बहुत ही हिस्टोरिकल। देखिए, जो नई नस्ल के लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि ब्लू स्टार ऑपरेशन सिखों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ का वक्त था। मैं थोड़ा सा आगे जाने से पहले आपसे ये पूछूंगा कि उसमें कितने लोग मरे थे, कौन कौन टारगेट किया गया था, थोड़ा सा वो बता दीजिए ब्रीफ में, फिर मैं कुछ और आगे बात करना। मैं आपको ये एक बात और आपके सामने वाज़ह कर दूं कि उस समय हथियार कितने मिले। सवाल ये है कि उस समय हथियार मिले कितने, कि 140 कितने सिख कितने मारे गए थे उसमें? सिख तो हजारों में मारे गए। हाँ। पूरे पंजाब में पूरे सारे गुरुद्वारों में सिखों को मारा गया। ना सिर्फ गोल्डन टेम्पल, अकेला गोल्डन टेम्पल नहीं। हाँ। सारे ही पंजाब के गुरुद्वारों में बाकायदा अरेस्ट हुए, बाकायदा मारे गए, हजारों, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। मैं आपको बताऊं, खालड़ा ने, मैं आपको बताऊं 1983 में मैं पत्रकार के तौर पे काम शुरू कर दिया था। हाँ। और ये 1984 1 साल बाद का ही वाकया था। हाँ। तो हमें वो याद है, फ्रंट पेज हेडिंग गोल्डन टेम्पल पर जो ये कार्रवाई हुई। हाँ। और उसमें बाकायदा कुछ लोगों के मारे जाने की खबर थी। हाँ। और रिपोर्टिंग सिर्फ गोल्डन टेम्पल की थी। हाँ। बाकी गुरुद्वारों की नहीं थी। नहीं किसी जो आप बता रहे हैं बिल्कुल। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि उसमें खास तौर पर किसको टारगेट किया गया था, ब्रीफ बताइए। मैं थोड़ा सा और कुछ मैं आपको एक और बात बीच में आपकी बात के लेते हुए, वेदर ए खालिस्तान कैन बी, आप ये कौन सी किताब से बता रहे हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए। ये है स्टेट टेररिज्म अनमास्क्ड बाय बख्शीश सिंह, जो मिनिस्ट्री में थे, जो मिनिस्ट्री में थे। हाँ, आप लोग गूगल करके इसको सर्च कर सकते हैं जी। कैन ए वार बी वेज्ड टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान विद 41 मशीन गन्स, 57 स्टैंड गन्स, 666 राइफल, 143 रिवॉल्वर। मुझे कोई ये बताए, ये सब वहां पाई गई? ये भी फौजियों ने ये बताई कि यही मसला मिला। अब ये बताओ, अब फौजियों का बताने का तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, पुलिस वाले भी, हम पत्रकार हैं और बहुत सी चीज़ें ये मालूम होती हैं कि हर थाने में कुछ सामान ऐसा रखा रहता है जिस पे चाहो लगा दो। ये एजेंसियां काम करती हैं और हम खुल के इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ें बहुत बार
सामने आ चुकी हैं और सोशल मीडिया पर कम से कम लोगों का दिमाग जरूर खोलना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूँ। देखिए, आपने बताया आरएसएस ने किस तरह से कांग्रेस से अपना काम लिया, सिखों को अलग थलग करने की साजिश की और उसके बाद ये गोल्डन ऑपरेशन तक, गोल्डन टेम्पल पर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार तक हो गया। अब मुझे जब आप बता रहे थे वो तफसील, मुझे याद आ रहा था एक रिपोर्ट बाकायदा सामने आई थी कि इंदिरा गांधी ने अपने ज़माने में जब आरएसएस के लोग, कुछ लोग मिले अयोध्या की बाबरी मस्जिद के लिए, तो उनकी तरफ से ऐसी रिपोर्टें आई हैं, आप लोग सर्च करेंगे तो मिलेगा। उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह से तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप लोग मूवमेंट चलाइए, उसके बाद देखेंगे। तो ये मूवमेंट चलाइए, आरएसएस को ये इंदिरा गांधी आइडिया दे रही हैं और उसके बाद में आज हमने देखा कि जा चुकी बाबरी मस्जिद और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने भी वो फैसला दे दिया। तो मैं एक बात ये कह रहा हूं कि ये आखिर, मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के बात करना चाह रहा हूं। मुसलमानों को वो जो इंडियन मुजाहिदीन ने कहानी चलाई, सिखों के लिए खालिस्तान की डिमांड की बात चलाई, तो ये क्या जिस तरह से आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, क्या ये माइनॉरिटीज़ को एलिनेट करने का आरएसएस का जो एक लार्जर एक प्रोजेक्ट है, ये क्या उसी का हिस्सा है पूरा? मुसलमान भी भुगत रहे हैं, मुसलसल भुगत रहे हैं, और अब हमारे यहाँ से कुछ दलाल किस्म के लोग जाके आरएसएस के लोगों से मिल भी रहे हैं, आधी रात को जाकर के मिलते हैं और फिर एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि चली गई मस्जिद। तो अभी आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? चूंकि आपने एक बात और बताई थी सबसे पहले कि आपके शिरोमणि प्रबंधक, ये जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है एसजीपीसी, उसमें आरएसएस के लोग पहुंच गए हैं। तो वो जो आरएसएस के लोग दलाल या आरएसएस के माइंडर या आरएसएस के सरदार काम करने वाले लोग, वो आगे क्या गुल खिला सकते हैं? थोड़ा सा आगे की बात आ जाए। एक बात और आपको बात, हाँ, जो आपने एलिनिएशन की बात की, हाँ, सरदार हुक्म सिंह जी जो गवर्नर और स्पीकर रहे लोकसभा के, उन्होंने एक बार ये साफ कहा था कि जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। हमारा ये मानना है कि आरएसएस के मन में सीधा था और वो 1937 के ही था उनके मन में, और जो 1949 की मास्टर तारा सिंह ने ये रेफरेंस भी दिया जो मैंने आप पहले बताया, उसमें ये था कि पहले क्योंकि सबसे माइनॉरिटी सिख है, इसको पहले टारगेट कर दिया जाए। ये एक टेस्ट होगा, एक एक्सपेरिमेंट होगा कि यहाँ कितनी सफलता मिलती है। मैं समझता हूँ कि आरएसएस ने पूरी सफलता इसमें कामयाबी ली और पूरी कांग्रेस को ही आरएसएस ही कांग्रेस बना दिया। और जब आरएसएस ही कांग्रेस बन गई तो राजीव गांधी अपने आप में केवल प्रधानमंत्री तो हो सकते हैं, पूरी सरकार और पूरा तंत्र जो है वो आरएसएस के हाथों में था। नहीं तो 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला कैसे खुल जाता? अरे साहब, मुझे एक चीज़ और याद आ गई। देखिए, मैं तो बहुत खुल के बताता हूँ, जो चीज़ भी मैं जानता हूँ वो मैं खुल के बताता हूँ ताकि लोगों को पता चले, दिमाग खुले। जो खुफिया एजेंसियाँ होती हैं, कितना भी कोई चीज़ हो, वो पॉलिटिकल लीडर्स को कान में ये कह देती हैं कि देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला, आप खामोश हो जाइए, हम हैंडल कर रहे हैं। और वो इवन प्राइम मिनिस्टर तक को खामोश कर देती हैं। और अब से पहले ऐसे बहुत से मौके आए हैं जिसको हम एक जर्नलिस्ट के तौर पर महसूस करते हैं। क्या ये ऑपरेशन ब्लू स्टार करने में जो भी एजेंसियां शामिल थी, क्या उन्होंने इंदिरा गांधी को ये कह दिया कि आप खामोश हो जाइए, हम हैंडल कर लेंगे? एक बात और, इंदिरा गांधी की एक सफदरजंग रोड पर, चूंकि इंदिरा गांधी के बारे में आपने 2-3 बार ये कहा कि वो उन्होंने कहा कि हम पर प्रेशर है, हाँ। हम पर प्रेशर है। प्रेशर आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हो सकता है या आरएसएस की शाखा में जाने वाले 4 बजे सुबह जाने वाले अफसर हो सकते हैं, जो वो एजेंसियों के भी हो सकते हैं, सब जगह के हो सकते हैं। आप उसे किस तरह? मैं एक बात और इंसिडेंट आपके सामने, हाँ। एक सफदरजंग रोड पर एक मीटिंग हुई ब्लू स्टार ऑपरेशन से 4 दिन पहले। मैं आपको बता दूं, उस वक्त एक सफदरजंग रोड पर इंदिरा गांधी रहती थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस वही होता था। अब 7 रेस कोर्स है जिसका अब नाम बदल दिया गया है। तो ये अब एक सफदरजंग रोड जो है वो इंदिरा गांधी का मेमोरियल बन गया है। 150 मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के वहां आए। इंदिरा गांधी वेप्ट ऑन दैट डे, जो अखबारों में जो हमारे सामने आया, कि वो कहने लगी कि मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ
कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं नहीं चाहती कि वायलेंस हो। और ये 1984 को उन्होंने डिक्लेयर भी किया, दूरदर्शन पर डिक्लेरेशन हुई कि मैं नहीं चाहती कि ब्लू स्टार और मुझे ये काम करना पड़े, पर मेरे ऊपर दबा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पूरी तरह, मैं नहीं समझता, मैं इंदिरा गांधी को इस हालत में नहीं देखना चाहता, ना ही मैं उनको क्योंकि वो सेकुलर, दिल से सेकुलर थी, वो सिखों के खिलाफ नहीं थी। अगर वो खिलाफ होती, तकरीबन जिस तरह से इस वक्त राहुल गांधी पूरी तरह से सेकुलर होकर के कर्नाटक का इलेक्शन मैं ये समझता हूं, तो तकरीबन उसी तरह से इंदिरा मैं गांधी ये समझता हूं कि पूरी कांग्रेस जो है आरएसएस के नीचे दब गई थी, और दबने के नतीजे जैसे भजन लाल ने एशियाड के समय से। अच्छा, मुझे एक चीज और याद आ गई, देखिए आपकी बात में बीच में रोक रहा हूं। संजय गांधी की डेथ के बाद संजय गांधी की वाइफ मेनका गांधी, उसकी भी आज तक हमेशा बीजेपी के साथ पटी है। यही तो मैंने कहा। तो ये कनेक्शन, ये कनेक्ट करता है। ये तो मैंने ये तो मैंने जब तुर्कमान गेट की बात कर रहा हूं, आरएसएस का ब्लू आइड बॉय था। हाँ बिल्कुल, भाई जिनके पास थैले उठाने के लिए वो नहीं होता था, उनको उन्होंने जीपें दी। जी। संजय गांधी के समय जीपें दी ना। तो मेरा ये कहना है कि मैं, सुनिए, हमारे पास वक्त अब बहुत कम रह गया, तकरीबन खत्म हो गया है, और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि इस किस्म की चीज़ें हम आगे भी बात करेंगे, और ये ब्लू स्टार ऑपरेशन आप लोग गूगल करके उसकी डिटेल समझें। जो बात सरदार दया सिंह जी ने कही है कि आरएसएस सिखों को, मुसलमानों को और भी दूसरी माइनॉरिटीज़ को एलिनिएट करने का, अलग थलग करने का इंतज़ाम कर रही है हिंदू राष्ट्र के लिए। हमने आपको एक वीडियो कल दिखाई थी जिसमें हिंदू राष्ट्र का संविधान भी 750 पेज का तैयार हो रहा है, उसके बारे में भी हम बता चुके हैं। अब आप आखिर में कंक्लूड करते हुए कोई एक बात अगर कहना चाहें। मैंने ये कहा कि आज नतीजा ये हो कि जब सिख और मुस्लिम दोनों एलिनिएट हो गए, आज लोकसभा में एक आदिनाथ कहाँ से आया, और वहाँ से जो ब्राह्मणवाद का सारा सिस्टम है, उस जो नंदी ऊपर लगाकर एक लोकसभा में क्या राजशाही को स्थापित करना चाहते हैं। अब उनको ये समझ में आएगा कि मुसलमान और सिख जो है वो पूरी तरह एलिनिएट है, पॉलिसी मेकिंग से बाहर निकल गया, हमारा कोई विरोध होगा नहीं, इसलिए क्यों ना नंदी को ही अशोक चक्र की जगह एस्टैब्लिश कर दिया जाए। ये हमारा सवाल है, क्या ये देश राजशाही की तरफ बढ़ रहा है या लोकशाही की तरफ बढ़ रहा है? ये सवाल हमारा है जिसके ऊपर आगे चर्चा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार दया सिंह जी, आपने बहुत ही डिटेल्ड किताबों के रेफरेंसेस से, लोगों के जो ख़त थे उनके बयानात से, बाकायदा किताबों के रेफरेंसेस से, ये मैं आपको ये दिखा दूँ, ये किताब है इसमें, और सरदार जी ने ये किताब है, ये जिनको पंजाबी आती है वो इसके ज़रिए, तो इन सब के रेफरेंसेस से बात की है बहुत ही मजबूती के साथ। और मैं समझता हूँ कि देश की तारीख़ को, हिस्ट्री को हमें आपको समझना चाहिए, और ये अच्छी तरह से साजिशों को समझ लेना चाहिए कि आरएसएस देश को कहाँ लेकर के जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार दया सिंह जी, आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।